students, today we will read synthesis. Children, you know that synthesis is the process of combining the sentences without changing its meaning. And in this process, I have told you that there are the three types of the sentences which are formed by the process of synthesis. First is the simple, second is compound and third is complex sentence. तो बच्चों सिंथेसिस के द्वारा हम तीन प्रकार के सेंटेंस को बनाते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हमारी फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है उसकी फाइनाइट वर्ब एक होगी और अदर वर्ब्स को जो है हम साइलेंट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं या उसको जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हम किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कितनी विधियाँ हैं जोड़ने की, हम इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें देखना है पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम कैसे बनाते हैं। पार्टिसिपल क्या होती है बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है, जीरेंट, पार्टिसिपल और इंफिनेटिव। पार्टिसिपल तीन प्रकार की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के द्वारा जब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनती है। जैसे आई सा ए टाइगर, आई रैन। तो यहाँ पर और किस पार्ट में लगती है? जो काम, जैसे दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले होता है और पहले कार्य का प्रभाव जो दूसरे पर पड़ता है, तो जो कार्य पहले हो जाता है उसी में हम जो है आईएनजी लगा देते हैं। आई सा द टाइगर, आई रैन। पहले टाइगर को देखा गया, फिर उसके बाद भागने का काम हुआ है, तो इसलिए सा वाले पार्ट में आपने पार्टिसिपल लगा दिया, सीइंग द टाइगर, आई रैन। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यहाँ पर दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का परिणाम होता है, वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं और सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। दूसरी विधि है बच्चों पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। जैसे आई फाउंड द बुक वाज लास्ट। तो इसको हम जोड़ेंगे अगर तो हम कहेंगे आई फाउंड द लास्ट बुक। LOST लास्ट जो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, तो आई फाउंड द लास्ट बुक। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक वाक्यों में आपको पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो जहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है उसको उस नाउन के पहले लिख देते हैं जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। अब तीसरा प्रोसेस है इसको जो है बनाने के लिए आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल वो पार्टिसिपल है जिसमें आप हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। दूसरी पहचान इसकी क्या है कि जहाँ पर एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और उसके समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य समाप्त शुरू होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसमें डूअर जो होता है, जो कार्य करने वाला, एक हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसमें एक ही डूअर होता है। लेकिन पहचान यही है कि पहला कार्य समाप्त हो गया और दूसरा भी शुरू होकर समाप्त हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कार्य का प्रभाव दूसरे पर पड़े। तो इस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जो है सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। तो इसमें वर्क भी फिनिश हो गया, मार्केट भी गए। तो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसमें आप हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो बच्चों इस तरह से पार्टिसिपल के द्वारा आपने जो है सिंपल सेंटेंस बनाया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा आप सिंथेसिस करते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब बारी आती है आपकी जीरेंट की। जीरेंट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगा करके हम जीरेंट बनाते हैं, बट इट वर्क्स लाइक द नाउन इन ए सेंटेंस। लेकिन ये वाक्य में नाउन के समान कार्य करता है, एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो जीरेंट जो है इसके साथ
प्रीपोजिशन भी होता है, ये जिरेंडियल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आई बॉट अ बुक, आई बॉट इट फॉर 5 रुपीज, आई बॉट अ बुक, आई बॉट इट फॉर 5 रुपीज। अब इसमें हम जिरेंडियल प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे आई बॉट ए बुक फॉर 5 रुपीज, यानी अदर पार्ट को हमने कट कर दिया। बच्चों आप जानते हैं कि सिंथेसिस करते समय सेंटेंस के जो अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं उसको हम कट करके सेंटेंस के मेन थीम को ले लेते हैं और उसमें चेंजिंग नहीं होने देते, क्योंकि मीनिंग में चेंज होने से हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आई बॉट अ बुक फॉर 5 रुपीज, यानी जिरेंडियल प्रीपोजिशन जो होता है वो इसमें कोई जरूरी नहीं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाने से ही बने, कभी कभी हम प्रीपोजिशन के द्वारा भी उसको जोड़ देते हैं। तो ये कहलाता है जिरेंडियल प्रीपोजिशन के द्वारा जो है सिंथेसिस करना। जिरेंडियल प्रीपोजिशन जो है सेंटेंस में, जैसे आपका है ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ही गेव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्ड मी। तो ही गेव मी एडवाइस तो हो जाएगा बिसाइड्स गिविंग, प्रीपोजिशन आ गया पहले, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी। इस तरह से आप जिरेंडियल प्रीपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब बच्चों बारी आती है इंफिनेटिव की। यू नो दैट इंफिनेटिव द फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब व्हिच इज formed by adding to before the first form of the verb। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले to लगाने से बनता है, और जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले to लग जाता है तो वो नाउन का कार्य करने लगता है, मेन वर्ब का कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से हम इंफिनेटिव के द्वारा भी सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस के द्वारा जो है, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए जब हम इंफिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो इंफिनेटिव जो होता है उसको बनाने के लिए हम टू लगा देते हैं और टू के द्वारा उसको हम ऐड कर देते हैं। बच्चों जैसे मिस्टर शर्मा हैड 4 sons, मिस्टर शर्मा हैड 4 sons, ही हैड टू एजुकेट देम, मिस्टर शर्मा हैड 4 sons, ही हैड टू एजुकेट देम। अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हो गए, मिस्टर शर्मा हैड 4 sons एंड ही हैड टू एजुकेट देम। तो आप कहेंगे मिस्टर शर्मा हैड 4 sons टू एजुकेट देम, यानी जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट था वो आपने हटा दिया, मिस्टर शर्मा हैड 4 sons टू एजुकेट देम। इट मीन्स अगर हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जो है इंफिनेटिव के द्वारा जोड़ते हैं तो हम दूसरे वाले वाक्य में जो टू होता है उसको उसके जो मेन वर्ब होती है उसके पहले हम टू लगा देते हैं। अब देखिएगा वाक्यों में फाइनाइट वर्ब को इंफिनेटिव में बदल देते हैं, लेकिन किस वर्ब को बदलते हैं? जिस वर्ब में रिजल्ट पता चलता है, परिणाम निकलता है, उसी वर्ब को हम इंफिनेटिव में बदलते हैं। जैसे 2 वर्ब होंगे, अगर 2 सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हो आप तो दो वर्ब भी होगी। अब दोनों वर्ब में आपके सामने प्रॉब्लम आएगी, पहले पार्ट को इंफिनेटिव बनाऊंगी, दूसरे को बनाऊँ, तो आपको पहले को नहीं बनाना, पहले वाले वर्ब को क्लियर कर देना है, दूसरे वाले वर्ब के पहले आपको टू लगा करके उसको इंफिनेटिव में चेंज कर देना है। तो इस तरह से आपने इंफिनेटिव के द्वारा जो है सिंपल सेंटेंस बनाया। अब अगला है यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है बच्चों? यह होता है, इसको स्वतंत्र कर्ता कहते हैं, यानी यह जो है पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। ऐसे कर्ता का कोई भी प्रभाव वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि यह फाइनाइट वर्ब का कर्ता होता है और ना ही यह कर्म का कर्ता होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसलिए इसको स्वतंत्र कर्ता भी कहते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग लगाने से बनता है, लेकिन ये स्वतंत्र कर्ता होता है। पास्ट पार्टिसिपल और इसमें यही अंतर होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों में यही अंतर होता है कि इसमें जो है आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो सब्जेक्ट होता है वो एक ना होकर के अलग अलग होते हैं दोनों, और जो आपका पार्टिसिपल जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें दोनों सब्जेक्ट एक ही होते हैं, दोनों में एक डिफरेंस होता है। इसका एग्जाम्पल होगा द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई, द सन सेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई।
तो जो जो काम पहले होता है उसमें आप लगाते हैं तो द सन हैविंग सेट कॉमा द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो इस तरह से आपने इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कंबाइन कर दिया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो होता है ये किसी भी वाक्य में स्वतंत्रकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा जो है सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। अब इसके बाद आता है फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन क्या होता है? एपोजिशन का अर्थ होता है टू पुट नियरर, पास पास रखना। जब किसी भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है, अब देखिएगा जो नाउन फ्रेज एपोजिशन में, इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रख दिया जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है, तो उसको फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं। अर्थात किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखना जिसकी व्याख्या की जाती है, वो जो है फ्रेज इन एपोजिशन कहलाता है। यानी कि जो है कॉमा लगा करके जो है फ्रेज इन एपोजिशन किया जाता है। जैसे सुरेश इज ए टीचर, ही इज ए वेरी जेंटिल। सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटिल। तो क्या हो जाएगा? सुरेश के बाद कॉमा लगा दीजिए आप, अ टीचर। सुरेश अ टीचर इज वेरी जेंटिल। यहाँ पर ए टीचर को आपने फ्रेज इन एपोजिशन किया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखेंगे। मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी लर्नेड। मिस्टर सक्सेना इज आवर प्रिंसिपल हो जाएगा मिस्टर सक्सेना कॉमा आवर प्रिंसिपल इज वेरी लर्नेड। यानी जो आपका फ्रेज इन एपोजिशन के अंदर जो भाग रहता है, जो नाउन रहता है, उसको एक कामा पहले लगता है, एक कामा बाद में लगता है। इसके बाद में वाक्य के दूसरे भाग को लिख देते हैं। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए गए हैं, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की क्वालिटीज को बार बार डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसकी क्वालिटीज को नियरर पुट कर दिया जाता है, निकट ला के रख दिया जाता है। और इस रखने की प्रक्रिया को हम फ्रेज इन एपोजिशन कहते हैं। उसे हम कॉमा के द्वारा एक कॉमा पहले और एक कॉमा लिखने के बाद लगाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। अब बारी आती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब द वर्ड विच मॉडिफाइड एवरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यानी अगर दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों वाक्यों में हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम सिंपल बनाने के लिए एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि राणा प्रताप was the glory of Mewar, this is no doubt। दिस इज नो डाउट, नो डाउट माने अनडाउटली, तो हो जाएगा राणा प्रताप was the king of glory of Mewar undoubtedly। The student read the book, he read it in a hurry। तो the student read the book hurriedly, यानी वर्ब में आप ly लगा देते हो तो एडवर्ब बन जाता है। और इस तरह से जो वर्ब दूसरे को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटीज को क्वालिफाई कर रहा है, उसमें आप ly लगा करके उसको एडवर्ब बना देते हैं। तो इस तरह से एडवर्ब के द्वारा भी हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब अगला है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव द वर्ड व्हिच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। आई saw a man, the man was blind। I saw a man, the man was blind। यानी पहले मैन को देखा गया, मैन की क्वालिटी क्या है? ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव हो गया। तो आप एडजेक्टिव को नाउन के पहले ले आओगे, आई saw a blind man। तो इस तरह से एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा भी हम सिंपल बनाते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल बना देते हैं। क्योंकि सिंपल में क्या ध्यान देना है बच्चों कि इसमें हमारा सब्जेक्ट एक होता है और मेन वर्ब एक होती है और अदर वर्ब्स को जो है उसको नॉन फाइनाइट में या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर दिया जाता है। अब अगला है हमारा यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन एंड के द्वारा भी हम सिंपल बनाते हैं। जैसे राम, कंजक्शन एंड के द्वारा भी हम जो है सिंपल बनाए। जैसे आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेन, आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो।
इसी बात को दो वाक्यों में लिखा गया है, तो इसको हम आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल आल्सो, ये हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से आपने आज की वीडियो में देखा कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए आप पार्टिसिपेट, जेरेंट, इंफिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्रेज इन ए पोजीशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, और इसके द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके सिंपल बनाते हैं और उनके मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होने देते हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद इसकी एक्सरसाइज आपको दी गई है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एंड नाउ वी विल मीट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।